विवेचना में आज कहानी काकोरी ट्रेन ऑपरेशन की, जिसने हिला कर रख दिया था अंग्रेज सरकार को। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1925 आते आते आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे क्रांतिकारियों की आर्थिक दशा खराब हो चुकी थी। वो पाई पाई के मोहताज हो चुके थे। किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे। उन पर काफ़ी कर्ज हो चुका था। लोगों से ज़बरदस्ती पैसा वसूलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। फिर तय हुआ कि अगर लूटना है तो फिर सरकारी धन क्यों न लूटा जाए। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन मैं रेल के सफ़र में गार्ड के पास के डिब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में एक लोहे के संदूक में डाल गए। अगले स्टेशन पर फिर ऐसा हुआ। मैंने अनुमान लगाया कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा। पता चला कि ये सारा पैसा टैक्स का पैसा था जिसे सरकार को भेजा जाता था। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे हैं। मैंने नोट किया कि उसमें न तो जंजीर थी और न ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए बिस्मिल ने 9 क्रांतिकारियों को चुना। राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, अशफाकुल्ला खां, मुकुंदी लाल, मनमथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद। सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल ने काकोरी को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रूट पर एक छोटा सा स्टेशन था। तय हुआ कि सभी लोग शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़ेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान तक जाएंगे। वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के केबिन में पहुंचकर रुपयों से भरे संदूक पर कब्जा कर लिया जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, हमने ये तय किया था कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, खासकर आम आदमियों को। मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा कि हम यहाँ सरकार द्वारा अवैध रूप से जमा किए हुए धन को लेने आए हैं। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। यह भी तय हुआ कि हम में से 3 लोग जिन्हें हथियार चलाने आते थे गार्ड के केबिन के पास खड़े होंगे और रुक रुक कर फायर करेंगे ताकि कोई केबिन तक पहुंचने की हिम्मत न कर सके। हम इससे ये आभास देने की भी कोशिश कर रहे थे कि ट्रेन को बहुत से सशस्त्र लोगों ने घेर रखा है। 9 अगस्त को सभी लोग शाहजहांपुर स्टेशन पहुंच गए। ये सभी लोग स्टेशन अलग अलग दिशाओं से आए थे और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं था। सबने रोजमर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। उन्होंने डिब्बों में वो जगह ली जो चेन के बिल्कुल नजदीक थी ताकि उन्हें ट्रेन रुकने पर नीचे उतरने में ज्यादा समय न लगे। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही ट्रेन ने सीटी दी और स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद की और गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। जैसे ही मुझे काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया, मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक जोर की आवाज हुई और ट्रेन उसी जगह पर रुक गई जहां हमने तय किया था। राजेंद्र लाहिरी ने बिल्कुल सटीक जगह पर चेन खींची थी। मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाल ली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ट्रेन रोकने से पहले एक और ड्रामा हुआ। अशफाक, राजेंद्र लाहिरी और सचिंद्र बख्शी ने 2nd क्लास के टिकट खरीदे थे। सचिंद्र नाथ बख्शी अपनी किताब मेरा क्रांतिकारी जीवन में लिखते हैं, मैंने अशफाक से धीमे से पूछा, मेरा जेवरों का डिब्बा कहाँ है?
अशफाक ने फौरन जवाब दिया, अरे वो तो हम काकोरी में भूल आए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैं उठा और ट्रेन की चेन खींच दी। राजेंद्र लाहिरी ने दूसरी तरफ से चेन खींची। हम तीनों जल्दी से नीचे उतरे और काकोरी की तरफ चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर हमें ट्रेन का गार्ड दिखाई दिया। उसने पूछा, चेन किसने खींची है? फिर उसने हमें वहीं रुकने का इशारा किया। मैंने जवाब दिया, हम अपना जेवर का डिब्बा काकोरी में छोड़ आए हैं, हम उसे लेने जा रहे हैं। बख्शी आगे लिखते हैं, तब तक हमारे सारे साथी ट्रेन से उतरकर वहां पहुंच चुके थे। हमने आओ देखा ना ताओ अपनी पिस्तौलों से हवा में गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमने चिल्लाकर लोगों को आगाह किया कि कोई ट्रेन से उतरने की जुर्रत न करे। तभी मैंने देखा कि गार्ड ट्रेन चलाने के लिए हरी बत्ती दिखा रहा है। मैंने उसके सीने पर पिस्टल लगा दी और उसके हाथ से बत्ती छीन ली। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दीजिए। मैंने उसे धक्का देकर जमीन पर गिराकर कहा, अपना मुंह घास की तरफ कर लेट जाओ। रुपयों से भरा लोहे का संदूक काफी भारी था। वो उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसलिए उनके लिए ये जरूरी हो गया कि वो उसे वहीं तोड़ें। अशफाक सबसे बलिष्ठ थे, इसलिए वो उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। जब कई प्रयासों के बाद वो कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि लगता है ताला अटक गया है, मैं कोई दूसरा तरीका निकालता हूं। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसों से देख रहे थे। तभी वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां मौजूद दसों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 2 डिब्बे पहले ट्रेन का एक यात्री अहमद अली अपने डिब्बे से नीचे उतरा और गार्ड के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। इन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई शख्स ऐसा करने की भी जुर्रत करेगा। दरअसल अहमद महिला डिब्बे की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी पत्नी बैठी हुई थी। क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी, उसने सोचा कि नीचे उतरकर पत्नी का हालचाल ले लिया जाए। उसको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। बिस्मिल लिखते हैं, मुझे सारा माजरा समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन मेरे दूसरे साथी चीज़ों का उतनी तेज़ी से आकलन नहीं कर पाए। मन्मथनाथ बहुत उत्साही थे, लेकिन उन्हें हथियार चलाने का अधिक अनुभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को केबिन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैं उनसे ये कहने ही वाला था कि हमारी तरफ आते शख्स से हमें कोई खतरा नहीं है। नर्वस मन्मथ ने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गए। इस बीच अशफाक संदूक को तोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंततः बिस्मिल ने हथौड़ा संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूटकर नीचे गिर गया। सारे रुपयों को निकालकर चादरों में बांधा गया। लेकिन इस बीच एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। दूर से एक ट्रेन आने की आवाज सुनाई दी। सबको डर था कि सामने से आती हुई ट्रेन का ड्राइवर ये नज़ारा देखकर शक में न पड़ जाए और अपनी ट्रेन न रोक दे। इस बीच बिस्मिल अपनी लोडेड माउजर हवा में लहराते रहे। बाकी साथियों से उन्होंने अपने हथियार छिपा लेने के लिए कहा। अशफाक से उन्होंने अपना हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा। वो ट्रेन पंजाब मेल थी। वो बिना रुके आगे बढ़ गई। पूरे ऑपरेशन के पूरा होने में आधे घंटे का समय भी नहीं लगा। इस डकैती का पूरे भारत पर जबरदस्त असर पड़ा। जैसे ही ये समाचार फैला कि उत्तर प्रदेश में ट्रेन पर एक सफल हमला हुआ है, लोग इस हमले की वजह पूछने लगे। बिस्मिल लिखते हैं, जैसे ही लोगों को पता चला कि इस हमले में बहुत कम लोग शामिल थे और इसका उद्देश्य सिर्फ जमा किए गए कर को लूटना था, वो हमारे साहस से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें ये बात भी पसंद आई कि हमने ट्रेन से सरकारी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं लूटा था। भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में HRA की सदस्यता लेने की होड़ लग गई। इस घटना को लोगों ने एक साधारण लूट की तरह नहीं लिया। इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया
जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। जगह छोड़ने से पहले सभी लोगों ने उसका पूरा मुआयना किया कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। इतनी मेहनत करने के बाद इस लोहे के संदूक से उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए ही मिले। गोमती नदी के किनारे कुछ मील चलकर वो लखनऊ शहर में दाखिल हुए। मन्मथनाथ गुप्त ने अपनी किताब दे लिव्ड डेंजरसली में लिखा, हम चौक की तरफ से लखनऊ में दाखिल हुए। ये लखनऊ का रेड लाइट इलाका था जो हमेशा जागता रहता था। चौक में दाखिल होने से पहले आज़ाद ने सारे पैसे और हथियार बिस्मिल को सौंप दिए। आज़ाद और मुझे लखनऊ का कोई तजुर्बा नहीं था। हमें नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। आज़ाद ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम पार्क की बेंचों पर सो जाएं। आखिर हमने पार्क में ही एक पेड़ के नीचे अपनी आंखें मूंदने की कोशिश की। भोर होते ही चिड़ियां चहचहाने लगी और हमारी आंख खुल गई। जैसे ही हम पार्क से बाहर निकले, हमें अखबार हॉकर का शोर सुनाई दिया, काकोरी में डकैती, काकोरी में डकैती। हमने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा। हमारे काम अंजाम देने के कुछ घंटों के अंदर ये खबर हर जगह फैल गई थी। उस समय सबको लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ट्रेन के पास हो रही अफरा तफरी के बीच वो वहाँ एक चादर छोड़ आए थे। उस चादर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का निशान था। यहाँ से पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि कहीं न कहीं लूट में शामिल कुछ लोगों का संबंध शाहजहांपुर से है। पुलिस शाहजहांपुर में उस धोबी को ढूंढ निकालने में कामयाब हो गई। वहाँ से उसे पता चला कि ये चादर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सदस्य की है। यही नहीं, इन क्रांतिकारियों के कुछ साथियों ने भी उनके साथ छल किया। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे बीच भी एक सांप रह रहा था। वो उस शख्स का बहुत करीबी दोस्त था जिस पर मैं संगठन में आंखें मूंद कर विश्वास करता था। मुझे बाद में पता चला कि ये शख्स न सिर्फ काकोरी टीम की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि पूरे संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए जिम्मेदार था। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में इस शख्स का नाम नहीं लिया है, लेकिन प्राची गर्ग अपनी किताब काकोरी द ट्रेन रॉबरी दैट शुक द ब्रिटिश राज में लिखती हैं, बनवारी लाल भार्गव HRA के सदस्य थे। काकोरी डकैती में भी उनकी भूमिका हथियार सप्लाई करने की थी। बाद में चले मुकदमे में फांसी से बचने और सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के एवज में वो सरकारी गवाह बन गए थे। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपयों का इनाम रखा। इससे संबंधित इश्तेहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए। काकोरी कांड के 3 महीने के अंदर एक एक कर इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग शामिल थे, लेकिन 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहरी, बनारसी लाल और कई अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। सबसे बाद में राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए। कानपुर से छपने वाले अखबार प्रताप की सुर्खी थी, भारत के 9 रत्न गिरफ्तार। इस अखबार के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इन सब पर न सिर्फ डकैती बल्कि हत्या का भी मुकदमा चला। अप्रैल 1927 में मुकदमे का फैसला सुनाया गया। अशफाकुल्लाह खां, राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना इन क्रांतिकारियों के समर्थन में उतर आए। केंद्रीय असेंबली ने वायसराय से अपील की कि इनके मृत्युदंड को उम्र कैद में बदल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिरी को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसी दिन
अशफाकुल्ला को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। मनमथ नाथ गुप्त को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। सन 1937 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। सन 1939 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ादी से 1 साल पहले सन 1946 में उनकी रिहाई हुई। उन्होंने कुछ समय अंडमान की सेल्युलर जेल में भी बिताया। 26 अक्टूबर 2000 को उन्होंने अंतिम सांस ली। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।